ओके, तो आई एम स्टार्टिंग द क्लास एनबीएफसी। व्हाट इज एनबीएफसी? देखो नाम का भी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब जरा चुपचाप सुनना सभी लोग थोड़ी देर के लिए। क्या आरबीआई इसको कंट्रोल करती है? देखो सुनो पहले चुपचाप, ऐसा नहीं है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या है? एक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बोलते हैं ना बैंकिंग कंपनी। सो बैंकिंग कंपनी का मतलब कोई एक पर्टिकुलर बैंक नहीं कि जिसको आरबीआई कंट्रोल करे, ऐसा कुछ। बहुत से बैंक है जिनको आरबीआई कंट्रोल करती है, वो बैंकिंग कंपनी कहलाती है। एनबीएफसी में कई कैटेगरीज होती हैं, जिनमें कुछ कैटेगरीज को आरबीआई कंट्रोल करती है और कुछ को नहीं करती, याद रखना। सो एनबीएफसी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज, ठीक है ना। व्हाट इज बैंकिंग कंपनी? बैंक क्या होता है? क्या बताया था मैंने आपको बैंक के बारे में? क्या बोला था? देखो जहां पे पैसों का लेन देन और कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं बैंक के, जरा कुछ गिनाओगे? स्पेशल फंक्शंस ऑफ बैंक क्या होते हैं? लोन देना, डिपॉजिट लेना। आर दिस प्राइमरी फंक्शंस जो कभी बैंक के अलावा कोई और नहीं कर सकता? नो, ये कोई और भी कर सकता है ना। तुम लोन दे सकते हो? हाँ, और क्या? अरे साहूकार लोग लोन नहीं देते क्या? क्या वो बैंक है? नहीं है, बैंक तो नहीं है ना। चलिए, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नो? अरे आई फाई होते ना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वाईफाई नहीं, आई फाई, AIFI, ठीक है ना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो तो लोन देते नहीं देते? बोलो, पेटीएम लोन देता है? नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक वो लोन देना अलाउड नहीं है। वो चुप रहे, वो सेकेंडरी सब्सिडियरी, वो इंडसइंड बैंक से टाई अप करके वो तुम्हें जो क्रेडिट आपने हाँ पेटीएम नहीं देता ना बेटा, फिर वो सेकेंडरी, वो जैसे एजेंट का काम कर रहा है वहां पे। ये याद रखना, पेमेंट बैंक कभी लोन देना अलाउड नहीं है, क्रेडिट देना अलाउड नहीं है, ये एज पर द रूल है। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली सुन चुपचाप। अब तुम लोग केवल शब्दों पे जाते हो बस कि वो पेटीएम के ऐप में ऐसा हो रहा है तो वो होता है। तो पेटीएम के ऐप में तो एफडी भी दिख रहा है, लेकिन एफडी अलाउड है नहीं, वो इंडसइंड बैंक में एफडी होता है आपका, ठीक है। एफडी नहीं करता पेटीएम, वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। वो छोड़ो, तुम लोग नहीं जानते, वो छोड़ो, जो बात बोल रहा हूं वो तो सुनो चुपचाप, ठीक है ना। तो पेटीएम या कोई भी इस तरह की चीजें जो पेटीएम पेमेंट बैंक या जो भी है, वॉलेट पे कौन सा तुम्हें लोन मिल लगा? वॉलेट तो तुम्हारा वो जस्ट लाइक जेब में पैसे रखने के बजाय तुमने ऑनलाइन पैसे रखे, उसमें तुम्हें कोई लोन नहीं मिलता बेटा। चलो, तो लोन देना लेना ये ऐसे बहुत से और भी है, लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है एग्जांपल के तौर पे। अरे तुम टीवी पे ऐड देखते हो, क्या आता है? इंस्टेंट लोन पाइए, मैसेज आता है 2 मिनट में 5 लाख का लोन अप्रूव करिए, है ना, होता है ना ये मैसेज। ये लोन देने वाले लोग क्या होने? ये नॉर्मल फाइनेंसर्स है, ठीक है ना, बहुत से होंगे। क्या बैंक प्राइमरी फंक्शन यही है लोन देना? सर प्राइमरी है या नहीं है वो तो मतलब नहीं है, लेकिन दैट इज नॉट दैट काइंड ऑफ फंक्शन कि जो केवल बैंक करता है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो केवल बैंक करता है। एग्जांपल, अकाउंट ओपन करा, हाँ वही वही, डिपॉजिट्स लेना, डिमांड डिपॉजिट्स। एक्चुअली डिमांड डिपॉजिट्स कौन लेता है? बैंक लेता है। एग्जांपल में करेंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराते हो, कहीं नहीं करा सकते, केवल बैंक में होगा। तो जिनके पास बैंकिंग की लाइसेंस होंगे वही कर सकते हैं काम। क्लियर है? पक्का? पक्का ना। डिपॉजिट लेना इज नॉट द ओनली थिंग, राइट। डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता, बाकी कोई और डिपॉजिट होगा, लाइक एफडी। एफडी यानी टर्म डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं, टर्म डिपॉजिट और भी इंस्टीट्यूशन से जो कराते हैं, जैसे इंश्योरेंस कराते हो एलआईसी में, इट इज नॉट लाइक टर्म डिपॉजिट। भाई अगर आपने 20 साल का इंश्योरेंस ले लिया तो 20 साल बाद आपको पूरा पेमेंट मिलेगा ना। अगर आप रहे तो आपको, नहीं रहे तो किसी और को मिलेगा तो पूरा पेमेंट, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक डिपॉजिट ना टर्म डिपॉजिट। तो टर्म डिपॉजिट इज सेपरेट, लेकिन बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट केवल बैंक कराए। क्लियर है? और एक और फैसिलिटी होती है चेक की, वो केवल बैंक ही इश्यू कर सकता है। हाँ यार, ये बात तो क्लियर होगा। तो सिंपल सी फंक्शंस है, यानी कुछ फंक्शंस ऑफ बैंक जो है वो छोड़ दो, बाकी सारे फंक्शंस ये करते हैं। और एनबीएफसी क्या है देखो ध्यान से, इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। और बैंक के बारे में क्या है वो डिफरेंट, वो आपको बैंकिंग कंपनी में पढ़ा दिया। रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ व्हाट? एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, जो भी ये मतलब कह सकते हो स्टॉक ब्रोकर का काम या अंडरराइटर का काम भी करते हैं। लीजिंग, हायर परचेज में एंटर करना,
इंश्योरेंस का बिजनेस करना, चिट फंड, यू नो लक्ष्मी चिट फंड, है ना? सो दैट इज जस्ट ओनली एनबीएफसी, ठीक है, क्लियर ना? एनबीएफसी वर्सेस बैंक, आपको अगर मीनिंग क्लियर करना है तो एनबीएफसी वर्सेस बैंक वाला टॉपिक पढ़ोगे तो इससे आपको मीनिंग ज्यादा सही क्लियर होगा। क्या है, चलिए देखिए। एनबीएफसी फंक्शंस जस्ट लाइक बैंक्स, है ना? हाउएवर देयर आर फ्यू डिफरेंसेस। क्या डिफरेंस है बेटा, जरा देख लो। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट व्हाट, चेक्स, बहुत अच्छे पढ़ के, कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट या कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट बोलता तो सही था, गलत था? गलत था। क्यों? टर्म डिपॉजिट भी आता, और टर्म डिपॉजिट बहुत से ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं भाई। अरे लक्ष्मी चिट फंड में टर्म डिपॉजिट तो दिया था 21 दिन का टर्म डिपॉजिट, 21 दिन में पैसा डबल, है ना? लेकिन वो जहां पैसे जमा करती थी वो 7 दिन में पैसे डबल करके देता था। देखा ना स्कीम? मतलब क्या है ये चिट फंड वाली अरे कोई नहीं, जिनको समझ में नहीं है उनको बस इतना समझना है कि चिट फंड में जैसे पैसा डबल करने की स्कीम है, तो दैट इज जस्ट लाइक टर्म डिपॉजिट है, इतने दिन तक पैसा रखो डबल ले जाओ। इंश्योरेंस कंपनी कहती है आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, इतना जमा करते रहो, 20 साल बाद आपको सीधा एक फिक्स्ड अमाउंट दे दो, मतलब टर्म डिपॉजिट जैसे ही तो वही है, ठीक है ना? या देखो इंश्योरेंस में थोड़ा सा खैर लॉजिक अलग होता है, या तो टाइम खत्म हो जाए या तुम खत्म हो जाओ, पैसा दे दूंगा, मतलब ठीक है खत्म होना जरूरी है, ठीक है? वही तो इसीलिए बोलता जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, एलआईसी का स्लोगन है ये। जिंदगी के साथ भी अगर आप रहे तो आपके साथ मिलेगा पैसा आपको, आपके बाद किसी और को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, है ना? एनबीएफसी में पहला काम क्या है, एक्सेप्ट, डू नॉट, इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग एंड करेंट अकाउंट की फैसिलिटी ये नहीं दे सकता, अगर देता है तो ये अगेंस्ट द लॉ है। It is not a part of the payment and settlement system and as such cannot issue। पहले ही बताया, क्यों मैंने बोला तो बैंक ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो चेक इश्यू कर सकता है। कौन सा बैंक? कोई भी बैंक, बस वो बैंक की कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है ना? नेक्स्ट, अच्छा ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है जो आपको मैंने बताया है। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज दैट? बताया है, कई बार बताया। डीआईसीजीसी क्या होता है? बैंक में बताया था ना? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। एग्जैक्टली, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है ना? तो मतलब क्या है, अगर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है और बैंक डूब गया, बर्बाद हो गया, है ना, तो आपको क्या मिलेगा? 5 लाख। कैसे? सर डीआईसीजीसी, डिपॉजिट का आपका इंश्योरेंस हो रखा है, मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन रिसीव 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं। ये फैसिलिटी यहां नहीं होती, किसमें? एनबीएफसी में। यानी अगर आप खुद सोचो, अगर अनुराधा जी ने पैसा लिया 1 करोड़ रुपए और 21 दिन बाद 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया था ना? हेरा फेरी, हाँ वही, फिर हेरा फेरी। हाँ तो वो लक्ष्मी चिट फंड की स्कीम बता रहा हूँ। So if Anuradha ji got 1 crore and she promised, she means chit fund, Lakshmi chit fund promised that I'll give you 2 crore rupees after 21 days, just after 21 days. So Mr. Shyam, Mr. Raju and the one and only Babu Rao, Ganpat Rao, आपके जब ये तीनों पहुंचे वहां पे तो क्या देखा इन्होंने माहौल? अरे कंपनी तो है ही नहीं, ये तो गायब हो गई। अब अगर सोचो, अगर ये हरकत किसी बैंक, ऐसा होता नहीं बैंक के साथ, लेकिन इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए कि अगर वहां कोई बैंक होता तो 5 लाख तो मिल जाता, कम से कम जहर तो खाने को मिलता ना। हाँ मतलब महंगा वाला जहर, ब्रांडेड जहर, ताकि मरे तो आराम से मरे, है ना, बिना तकलीफ सीधा निकल ले। 5 लाख हम महंगी चीज में मिला के खाते ना, वही चीज, ताकि टेस्ट भी और मर भी जाए। तो मुद्दा ये है कि 5 लाख, लेकिन क्या ये लक्ष्मी चिट फंड से उसे 5 लाख मिला था? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला?
क्योंकि ये DICGC में कवर ही नहीं होता। So have you got the concept of DICGC coverage that is available with banking institution but not with the NBFCs? क्लियर है? पक्का? बाकी सर बाकी ऑलमोस्ट काम सिमिलर होते हैं। हाँ ये बात अलग है कि वो सिमिलर काम अलग अलग बैंक अलग अलग NBFCs करती हैं, ठीक है। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द करंट सिनेरियो ऑफ बैंक्स लाइक SBI की बात कर लो। अब देखो ऐसा ना कंफ्यूजन सा हो रखा मार्केट में, सर आप जो बोल रहे हो, मैं जब बैंक में जाता हूं तो मैं देखता हूँ ये सारे काम तो करते हैं। देखो अकाउंट तो ये ओपन कराते हैं, इंश्योरेंस ये बेचते हैं, नहीं बोलो, अरे बोलो यार, SIP ये कराते हैं, अंडर राइटिंग ये कराते हैं, तो सर इन सारे काम तो SBI करा रही है, तो फिर ये बैंक है या NBFC है? सर देखो जब SBI बैंक के रूप में काम करता है तो वो अलग है। SBI ने अलग लाइसेंस ले रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, यानी अलग से अपना वेंचर बना रखा, कंपनी बना रखी है। वो उसमें जो NBFC के रूप में जो काम कर रही है उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसने, ठीक है ना? हाँ अलग है वो। अब ऑब्वियसली इसका ही कोई नियम तो था नहीं कि ऑफिस अलग करे या एक साथ नहीं कर सकते, तो बैठे रहते एक ही साथ कर लेते ये सब, ठीक है ना? अब ये थोड़ी ना बोलोगे कि SBI लाइफ इंश्योरेंस कर रही है तो SBI इंश्योरेंस कंपनी नहीं है या NBFC नहीं है, वो NBFC है ना वहां पे। SBI लाइफ इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन सेपरेटली हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के रूप में, उसको लाइसेंस दिया किसने? LIC ऑफ इंडिया। IRDA जस्ट द रेगुलेटर, LIC of India is the prime institution. IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी तुमने कुछ गड़बड़ किया ना तो पीछे लट लेके दौड़ाऊंगा मैं, वो है IRDA। लेकिन तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो IRDA नहीं, वो ठीक है रूल्स आएंगे उसके भी, बट जो लाइसेंस ग्रांट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है कौन? LIC ऑफ इंडिया, ठीक है। LIC और GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ये दो ही इंस्टीट्यूशन है ऑफिशियली, ठीक है, ये नेशनलाइज्ड है ना। अरे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से ये LIC और GIC, और जितने भी जनरल इंश्योरेंस होते हैं वो GIC से लाइसेंस लेके बिजनेस शुरू करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के लिए LIC से, IRDA साथ में रेगुलेटर है दोनों का, ठीक है। अब आप ये थोड़े ना करोगे कि भाई सब बैंकिंग का बिजनेस करना है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से लाइसेंस लेना है, बताओ लेना है क्या? लाइसेंस कहां से लेना है अगर बैंकिंग का बिजनेस करना है? अरे मैं उससे पूछ रहा था RBI से। और अगर कोई गड़बड़ करते तो एक्शन कौन लेगा, किसके हिसाब से? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? पक्का? ये चीज है बेटा। तो NBFC और बैंक में अंतर समझ में आ गया। NBFC आपको क्लियर होना चाहिए कौन कौन से अकाउंट मना किए गए हैं, सेविंग और करेंट अकाउंट, दैट यू कैन नॉट ओपन विद द NBFC। बाकी टर्म डिपॉजिट यू कैन गो विद दैट। NBFC की कैटेगराइजेशन देखो, ध्यान से देखो, देखो क्या जरूरी है हर NBFC डिपॉजिट एक्सेप्ट करे? टर्म डिपॉजिट की बात करो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करे? नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला, कुछ करते हैं इसलिए अलाउड है, ठीक है। तो NBFC भी दो कैटेगरी की हो गई, एक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग हो गया, एक नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग हो गया। बात तो क्लियर हो गई। यानी NBFC को अगर मैं क्लासीफाई करूं प्राइमरली तो NBFC जो हमारी बनेगी, देखो हो गया NBFC, ये दो कैटेगरी में बनेगी, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग और दूसरा क्या बनेगा? नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। ND मतलब नॉन डिपॉजिट, डी मतलब डिपॉजिट, ठीक है ना? दो बनेंगे यहाँ पे, बोलो भाई। अब ये डिपॉजिट वाला क्या होगा? ये टर्म डिपॉजिट लेता होगा, डिमांड डिपॉजिट नहीं, टर्म डिपॉजिट। और नॉन डिपॉजिट अदर देन कोई और काम करता होगा, डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट नहीं लेता होगा, हाँ या ना? अब जैसे आपने इतने सारे पढ़े हैं, इसमें से कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो टर्म डिपॉजिट ना लेता हो, लाइक एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक। अंडरराइटर, एक कंपनी बनाई गई, रजिस्टर की गई और वो अंडरराइटिंग का बिजनेस करती है, कौन सी कैटेगरी में जाएगी? NBFC कौन सा, डिपॉजिट या नॉन डिपॉजिट? अरे नॉन डिपॉजिट है, अगर वो नहीं लेता डिपॉजिट तो नॉन डिपॉजिट है। साथ में उसने चिट फंड ओपन कर दिया, सो इट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, है ना? वही बात है। क्लियर है बेटा? बोलिए।
करते LIC में इंश्योरेंस करता तो टर्म डिपॉजिट जैसा नहीं हो गया। SBI लाइफ इंश्योरेंस, हाँ अरे फेमस है यार। और मुझे लगता है आज के टाइम में सारे बैंक कर रहे हैं इंश्योरेंस ऑलमोस्ट। HDFC ले लो, एक्सिस ले लो, SBI ले लो, PNB मेटलाइफ बना के रखा है, बहुत से ऐसा ऑलमोस्ट सारे बैंक इंश्योरेंस कर रहे हैं। अब बस देखो बैंक ना कोई काम नहीं छोड़ा इन्होंने, बस सब्जी बेचना बाकी है। कुछ दिन बाद ये भी करना शुरू कर देंगे, SBI रिटेल मार्ट। आओ यहाँ घुसो, सब कुछ इंश्योरेंस कराना है तो SBI, सब्जी लेनी है सुबह दूध पहुंचाना 7 बजे SBI है ना। सोचो नहीं वो उस काम में नहीं, उस काम में तेज होते हैं, उस काम में तेज होते हैं। SBI लाइफ वाले बड़े एक्टिव है, जस्ट लाइक प्राइवेट एम्प्लॉइज, ठीक है, वो करते बड़े मेहनत से करते हैं, ठीक है। तो मतलब सब्जी सुबह दूध पहुंचाना घर पे 7 बजे, सर कोई दिक्कत नहीं, SBI वाला पहुंच जाएगा। मतलब कुछ दिन बाद ये सब्जी ये रिटेल में ये भी काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये कहाँ गायब होगी? मैं सोचा कहाँ चली गई अचानक अभी। मैं सोचा उस दिन वाला मेरे साथ हो रहा कि आगे सब बैठ जा रहे हैं चले जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल। तेरे को से देख कि एक के बाद एक सब आके बैठ कर, मेरे को दिखाई नहीं दिए सब कब आए कब गए। मैं सोचा आज भी वही चल रहा है क्या ये। सुनो बेटा ध्यान से, नहीं उसके लिए बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो है नहीं ना, फिर आप लोग जब बनना तो भी नहीं हो पाएगा, दिमाग फिर भी तो चाहिए। दोनों बसे इंसॉल्वेंसी की गजब, ठीक है। आर यू गेटिंग दैट? मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? एनबीएफसी और बैंक में क्लासिफिकेशन समझ में आया? थ्योरी नहीं पूछी जाती है जनरली, ये सब टेक्निकल, लेकिन अब ये थोड़ा ना बोल सकते हो कि कभी नहीं पूछी जाएगी। पिछला पेपर देख के तो देख ही लिया तुमने, कभी एनपीए की थ्योरी नहीं पूछी जाती, एनपीए पूछ रखा है ना, बहुत कुछ पूछ लिया ना। तो मतलब ये मत सोचना जो मैं तुम्हें क्लास में डिक्टेट कर रहा हूँ इसी को मॉडिफाई करके लिखाओगे। तुम बुक कितना भी पढ़ लो बेटा, एग्जाम में याद वही आएगा जो हमने डिस्कशन करा है क्लास में। थ्योरी तो वही डिस्कशन जो किया है वही क्लास में आएगा। नोटबुक पढ़ने के बाद जब देखो तब समझ में आता जब मैंने डिस्कशन कर लिया। अब तुम बुक जाके पढ़ोगे ना तो तुम्हें क्लैरिटी डेवलप होगी। केवल बुक पढ़ के तुम सोचो मैं थ्योरी लिख के आ जाऊंगा, वो नहीं होने वाला, ठीक है ना। जितना डिस्कशन कर रहा हूं उससे कोरिलेट करोगे तभी समझ में आएगा वो सब, ठीक है इतना। तो एनबीएफसी कितनी कैटेगरी में आया, कौन कौन सी? अब सर जो नॉन डिपॉजिट है ना, ये भी दो तरीके के, फर्दर दो कैटेगरी। देखो एक होगा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, और एक केवल यही है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं लगा। तो देखो आपको मैं बेसिकली बताऊंगा कि टोटल कैटेगरी कितना मिलेगा। देखो ये कितनी कैटेगरी दिख रही है, वो कहीं लिख लेना, नोटबुक पे लिख लेना, सॉरी नोटबुक बोल रहा हूँ, बुक पे ही लिख लेना। ये 3 कैटेगरी जनरली आपको पढ़नी है। एनबीएफसी डी फॉर डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, एनबीएफसी एनडी मतलब नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, और एनबीएफसी एनडीएसआई सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। पहले एसआई का पहले बोलना, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, ठीक है ना। एसआई फॉर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। अरे लिख ले मॉड्यूल पे, क्या इलाज है। हाँ ऑडिट में भी आ सकता है, एनबीएफसी की ऑडिट है बेटा। हाँ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, फुल फॉर्म भी लिखना साथ में ऑडिट में, फिर एक बार डिस्कस करनी। बैंक की थ्योरी बता दी, एनपीए पढ़ा दे, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना ऑडिट में एनपीए नहीं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, एनबीएफसी में आएगा वहां पे। कोई नहीं जानता, उसको भरोसा हो नहीं रहा कि दोबारा मैं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा बेटा, अगर 4 जगह होगा तो 4 जगह पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखिए 5वीं जगह हो ही नहीं सकता, 5वां कौन सा, फिर कोई और ही सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। 3 तो पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट, चौथा एक एक्स्ट्रा मार के चल रहा हूँ, अब उसके बाद भी तुझे एक्स्ट्रा चाहिए तो चलिए इतना क्लियर है ना। तो फाइनल कैटेगरी यू आर गेटिंग कितना, 3। नॉन डिपॉजिट की 2 कैटेगरीज है, एक वो है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट और दूसरा कोई सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल क्लासिफिकेशन। बाकी देखो ये जो क्लासिफिकेशन है ये सब बेटा आपको अगर मॉड्यूल में मिलता है तो पढ़ लेना, नहीं तो इग्नोर कर देना। वैसे इग्नोर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा तो पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है।
कि आरबीआई किसको रेगुलेट करता है और आरबीआई किसको रेगुलेट नहीं करता। देखो लिखा है ना, एनबीएफसी इज कंपल्सरी टू बी रजिस्टर्ड विद और नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। अब ये सब देखो दो कैटेगरी बना दी, कितना पढ़ोगे मेरे भाई, कितनी कैटेगरी देखो, 11-12 इधर है, 11-12 इधर है। ये जो कंपनीज है ये आरबीआई में रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी है, और ये नहीं है। तो आप सोचो ना, सर निधि कंपनी क्या होती बताओ? नहीं, एक जस्ट अ सेकंड, व्हाई सो, व्हाई कांट यू? हाँ तो बताओ, बिकॉज कंपनीज एक्ट में ये टॉपिक है निधि कंपनीज है। व्हाट इज द सेक्शन? शायद क्यों लगाया Section 406. मेरे को सच में नहीं याद था सेक्शन में, तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, ये सेक्शन में मेरे सिलेबस में कहीं मिला तुम्हें निधि कंपनी? तो अगर तुम देखो ध्यान से, नहीं फिर भी मुझे ये तो पता था 407 तो शायद नहीं है, ये मुझे नहीं, बाकी तुम बोलोगे ना सही वाला तो मुझे याद आ जाएगा, पढ़ तो रखा है। Section 406. अब ये क्या कह रहे हो तुम? 407 बोले तो ठीक ठीक मैं लगा लूं एक कम करके 406। हाँ नहीं देखो होता क्या है ना दोस्त, देखो अ लॉट ऑफ टाइम, देखो मैं जब भी बोलता हूं तुम लोगों को शायद लगा के आंसर ना दिया, जो तुम्हें पता वही तो बताओगे। अगर तुम्हें गलत पता तो गलत, शायद लगाने का मतलब सही वाला भी गलत हो गया ना फिर। और जब तुम सही बोलोगे मुझे याद आ जाएगा, मुझे सेक्शन रट के आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा कंटेंट नहीं है उस। निधि कंपनी की डेफिनेशन क्या बताओ मैडम? वो तो एक बैंक भी करता है, ये जो राम भरोसे बैंक है ना, वो भी कहता है लोगों को मोटिवेट करता, सेविंग करो, सेविंग अकाउंट ओपन करो। यही कहना चाह रही थी, ये तो मुझे नहीं लगा कहीं से भी। किसी को अगर लगा हो कि इन्होंने जो बोला इसका यही मतलब हो तो बताओ कि सेविंग को बढ़ावा देने का मतलब यही होता है। तो ये सेविंग को बढ़ावा हो गया। Is there any context, any comparison, any connection between your words and this particular statement? अरे ये लाइन कहाँ से कनेक्ट हो रही थी? ये पूरा डेफिनेशन हद होती है। एक तो तुम लोग बेवकूफ वाली बातें बोलोगे, ऊपर से जवाब जो कोई दूसरा जवाब दे रहा है तो मेरा भी सेम था। हाउ इज इट पॉसिबल? एंड ऊपर से कहते सर आप मुझे डांटना भी नहीं। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल ना। अगर तुम्हें नहीं पता दैट इज नॉट द सिन, ऐसा नहीं पाप कर दिया, नहीं पता गलत हो गया, बट एक्चुअली गलत चीज को कवर अप करने की कोशिश मत किया करो ना, वो इरिटेट करता है। अब गलती हो गई तो हो गई, इंसान हो ना, जानवर तो हो नहीं। जानवर होते तो भी गलती होती, इंसान हो तो भगवान तो नहीं हो ना, गलती तो हो सकती है ना तुमसे। तो इसका मतलब क्या, गलती करने को तब कवरिंग शुरू कर दोगे? यार नहीं यार मैं भी वही बोल रहा, ये गलत है बेटा, ठीक है ना। सीखने आए हो तो गलती होगी, बट गलती को झूठ बोल के कवर करना या बाकी कहानी बनाना ये सब नहीं, सीधी बात है, ठीक है वो हो गया, गलती खत्म है, वो सर वो वाला सही था, खत्म। एक बार जैन साहब फिर से बोलिए चिल्ला के एक बार। वो कमेटी सुना, कमेटी ये ज्यादा फेमस है इधर साइड में, कमेटी वैसे ही होता है निधि कम, मतलब ठीक है उस टाइप को दिमाग में रख के एक रिमाइंडर दे रहा हूं तुम्हें, उसको दिमाग में रख के इसकी डेफिनेशन याद कर लो, समझ आ जाएगा। मेंबर्स टू मेंबर्स, फ्रॉम मेंबर्स टू मेंबर्स, मेंबर्स से पैसा लेके मेंबर्स में से ही किसी को ले, मतलब पब्लिक इन्वॉल्व। अब ये कैसे ऑपरेट करना है, वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट, मतलब ठीक है उसमें आ गया, नाम तो बता रहा था, चिट फंड यू नो बता ही दिया आपको, है ना, एग्जाम्पल भी अच्छा खासा दे दिया, बाकी तुम्हें पता होना पता। अब इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखो ना तो आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, ना तो आप बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है ना तो आरबीआई में कोई पोस्ट मिलने वाली है आपको, ये सब काम आपको करने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई एनबीएफसी ज्वाइन करना, इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। आरबीआई बोल रहा हूं, आईसीआई कांट एक्सपेक्ट कि आप ये सब याद करके हो, ठीक है ना। पेपर रिटन है, मतलब सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो ये सब चीजें आप एमसीक्यू थोड़े ना क्या रट्टा मार लो कहीं ऐसा ना पूछ ले, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो भाई याद रखना यहाँ पे इन सब चीजों के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें इग्नोर कर देना। फिर क्या है, प्रिंसिपल बिजनेस,
छोड़ो ना, कोई मतलब नहीं है। म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो क्या है, एनबीएफसी बैंक में है या कहीं और ही जाएगी? एनबीएफसी है सर, यही मिलेगी अभी, यही कहीं लिखा भी होगा। मतलब नहीं है, वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ मतलब नहीं, इसका मतलब इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है सब थ्योरी। स्टार्टिंग में मीनिंग समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन विद बैंक समझ में आ गया, दैट्स इट, माय जॉब इज डन। अब मेरा काम है आपको टॉपिक समझाना जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आऊंगा क्वेश्चन और उससे कंटेक्स्ट में जो टॉपिक है उसकी बात करूंगा। सर क्वेश्चन और कंटेक्स्ट में टॉपिक है, मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीक्वेंस ना ब्रेक हो। अब मैंने आपको कोई और कंसेप्ट बता दिया पहले, और पहला क्वेश्चन किसी और कंसेप्ट से था, तो फायदा नहीं है ना, कम से कम वो कंसेप्ट बताओ जो क्वेश्चन से कनेक्टेड हो। पहला क्वेश्चन इसने टॉपिक से लिया होगा, मुझे लगता है क्लासिफिकेशन से, मुझे लगता है 50 क्लासिफिकेशन से लिया है ना। वेरी जस्ट, अरे ये तो खत्म ही हो गया, क्वेश्चन नहीं है क्या इसमें? अरे मेरे को इसमें ये क्या है बीच में, वो एक पेज का बीच में थोड़ा सा गैप है ना, मैं कह रहा कहाँ चला गया, क्वेश्चन नहीं है क्या, है नीचे। अब देखो ध्यान से, कितने क्वेश्चन है टोटल बेटा? पूरे मार्क्स चाहिए एग्जाम में? चाहिए ना इसके पूरे। देखो 5 से 10 नंबर का वेटेज आ सकते हैं, मैं आपको वहम में नहीं रखूंगा। 5 से 10 तो जनरली बोला जाता है सामने से, लेकिन 5 नंबर में ही जनरली आता है। एंड यू विल फाइंड इट आउट कि 5 नंबर में ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। हाँ इसमें अलग देख लेना पेपर, मुझे ये वाले नहीं पता, इसमें था शायद पेपर भेजा तो था, चेक कर लो। लेकिन इसके पहले वाले एग्जाम में आया था। कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है सर, कौन सी कैटेगरी? ये पहली कैटेगरी। ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। अब सर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट के लिए पहले कंसेप्ट की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली वी विल गो टू द थ्योरी। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, सारी चीजें क्लियर होंगी। ये भी नेट, ये तो ओन फंड वाला आएगा अभी आगे तो मिलेगा। ये रहा क्लासिफिकेशन, मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट? अरे परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग याद है कुछ? क्या किया था? परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट का अदर नाम क्या था? दूसरा नाम बैंकिंग में स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली, वेरी गुड। What was the name of non-performing? Very first stage, substandard. Second stage, and the last one, याद रहेगा losses, ठीक है ना? पक्का? Okay, तो I'll start with this particular topic. ध्यान से देखिए आप लोग। टॉपिक का यहाँ से है, यही है पूरा प्रॉपर हेडिंग होगा, खोलो जरा बुक में। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, क्योंकि इसमें खोजना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये तो 9th है ना? 13th, ये भी नहीं है। this one ना, ठीक है चलिए। सो तो केवल प्रोविजनिंग दे रखा है इसमें ना शायद, इसमें क्लासिफिकेशन नहीं दिया बेटा। ये यहाँ पे देखो कहाँ लिखा है, लिखा कहाँ? shall not be merely as a result of rescheduling and satisfying the condition। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, वैसे कोई इश्यू नहीं है, टेंशन मत लो। देखो ध्यान से, कोई भी एसेट को डाउटफुल एसेट कब बोलेंगे
और नहीं वो बैंक में था, देखो यहाँ पे ये लिखा, देखो यहीं से होके गया तो मैं ध्यान नहीं दिया, तो जल्दी जल्दी में स्किप कर, देखो ध्यान से, इसमें से आधे से ज्यादा कंसेप्ट आपको पहले से ही पता है। परफॉर्मिंग एसेट मतलब स्टैंडर्ड एसेट, क्या on which no default in repayment or of principal and payment of interest is perceived। ये तो क्लियर है ना, सब स्टैंडर्ड एसेट, सब कुछ टाइमली हो रहा है, कोई डिफॉल्ट नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, हाँ है ना, बोलो। उसके बाद क्या हुआ, whatever asset will be classified as NPA that will directly go to which category, substandard। और वो कब जाएगा, asset classified as NPA for a period of 18 और 12, ध्यान से देखना, अगर 18 महीने तक, देखो 18 महीने और 12 महीने, किसमें सर, अगर एनडीएसआई, देखो जितने भी एनडीएसआई और डिपॉजिट एक्सेप्टिंग है दोनों सेम रूट पे जाएंगे, ध्यान से देखना, आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से याद रखो। जो नॉन डिपॉजिट है उसके लिए रूल अलग होगा, और जो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग है और एनडीएसआई है, एनडीएसआई यू नो दैट इज द कैटेगरी ऑफ नॉन डिपॉजिट बट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या है क्या नहीं इसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए कि जब ये प्रोविजन अप्लाई होगा तो किसके लिए होगा, नॉन डिपॉजिट के लिए अलग है, और एनडीएसआई और डिपॉजिट एक्सेप्टिंग के लिए अलग है। तो एनडीएसआई के लिए और डिपॉजिट एक्सेप्टिंग के लिए कितने महीने बेटा, और बाकियों के लिए, यानी सब स्टैंडर्ड में कितने दिन बिता सकते हो, यही टाइम पीरियड। एनपीए क्लासीफाई होते ही कहां जाएगा, सब स्टैंडर्ड में, और अगर एनबीएफसी एनडी है तो कितने दिन तक रहेगा, 18 महीने, और अगर एनबीएफसी एनडीएसआई या डी है तो 12 महीने, उसके बाद ये कहां चले जाएंगे, अब वो भी दिया होगा, यही तो दिक्कत है, थोड़ा एक जगह नहीं मिलेगा, फिर अभी ऊपर होगा शायद, ये रहा डाउटफुल एसेट, देखो ध्यान से, डाउटफुल में आ जाएगा, और कितने टाइम तक डाउटफुल में रहेगा, नहीं, ये तो बता रहा डाउटफुल में आएगा कब, उल्टा नहीं सीधा लिखा है, वो गलत लिखा है। अच्छा एक बार चेक कर लो, मॉड्यूल में यही लिखा है जो अभी तुम्हारे बोर्ड पे दिख रहा है, एडिटेड वाला देख लो, सही लिखा है 12, ये लिखा है ना, अरे ये वाली बुक में, ये जो तुम्हारे पास जो सामने स्क्रीन पे दिख रही है वो वाली बुक, पहले 12 महीने एनडीएसआई और डी के लिए 12 महीने लिखे हैं, और दूसरे के लिए नॉन डिपॉजिट के लिए 18। मैं पूछ तब से क्या रहा हूं, ये लिखना था क्या, ये लिखा है तो करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो ना, तो ये कैसे करेक्ट करके रखे, ये देखो ना, एनडीएसआई और डी में अभी तो बताया कितने महीने थे, 12, तो वहां लिखा है 18, तो मैं क्या लिखूंगा, सही करूंगा ना, तब से बोल रहा हूं, अगर ये लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा तो सही कर लो, ये इसी बुक से है ना, यही तो करेक्शन करा रखा है भाई, याद रख लो, एनबीएफसी एनडीएसआई और डी में कितने, 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड हो सकता है, और एनडी में 18 महीने तक सब स्टैंडर्ड हो सकता है, वो तुम्हें यहाँ पे देखना है। आई होप दैट इज क्वाइट ओके, बोलो भाई, तो ये करेक्ट कर लो बेटा, वो उल्टा करा था ना, भूल गया, वो डेट को तो टाइम को उल्टा करना भूल गया, पहले वो वहां पे 18-12 लिखा था, यहाँ पे 18-12 लिख के वो गलती कर गया, ठीक है ना, क्लियर है ये बात, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, वरना बिना अब इसके लिए पूरे रूल खोजने थोड़े जाऊंगा, यही रूल है, ये याद रखना तुम्हें। सब स्टैंडर्ड बनने के बाद वो कहां तक कहां रहेगा सर, 12 और 18 महीने